गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज के सैटरडे स्कूल सेशन के अंदर। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज आपने अपना शनिवार के दिन अपना शाम के टाइम पे टाइम निकाला, समय निकाल के आज आप ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ ये सेशन से रिफ्रेश करेंगे या कुछ लेके जाएंगे, राइट? So first of all, wish you all a very happy new financial year, and thank you for joining. My name is Apurva Shah, and मैं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हेड करता हूँ एनजे वेल्थ के अंदर, और पिछले 18 साल से एनजे के साथ जुड़ा हुआ हूँ। करंटली आई एम बेस्ड आउट एट एनजे हेड ऑफिस सूरत, एंड मैंने पिछले 18-19 सालों में बड़ौदा, दिल्ली और सूरत में भी काम किया है, राइट? सो आज मेरे साथ मुझे हेल्प करने के लिए मुख्तार है, मेरे कलीग मुख्तार आलम, जो रांची से है, राइट? सो आप अभी अपना आज का जो सेशन है, आई वुड रिक्वेस्ट जसविंदर, ही इज ऑल्सो देयर विथ अस। जसविंदर, कैन आई हैव द प्रेजेंटेशन ऑन स्क्रीन? या, सो इज इट विजिबल, जसविंदर? Yes, it is visible. चलो, ग्रेट। सो जनरली हम ये हर सैटरडे ये सेशन करते हैं कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर, और आपको नई बात हम कर सकते हैं या रिपीटेटिव कुछ ना कुछ बात कर सकते हैं अपने वेल्थ बनाने की जर्नी के अंदर, राइट? सो म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं नॉर्मली सभी लोगों के, और आज फर्स्ट डे है फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर, तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता है। हम जो अच्छे डिसीजंस हैं एकदम सोच समझ के इस पे सोच विचार करके ये डिसीजंस हम ले सकते हैं, रिजोल्यूशंस बना सकते हैं ये नए फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो वही मद्देनजर रखते हुए आज का ये सेशन हमने रखा है। तो वी विल टेक एंड वी विल लुक इनटू फ्यू क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स ऑफ नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स के रहते हैं, वो क्वेश्चंस पे हम आज डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। अभी आप सब जानते हैं ये एडवर्टाइजमेंट्स आप काफी देखते होंगे, आईपीएल के टाइम पे भी ये आती है, और नॉर्मली भी देयर आर मेनी एडवर्टाइजमेंट्स कमिंग इन सिंस लास्ट फ्यू इयर्स अबाउट दिस म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन। तो ये जो कैंपेन है वो बताता है कि म्यूचुअल फंड्स अच्छा है, सही है। म्यूचुअल फंड्स जेन्युइनली आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी के अंदर आपको मदद कर सकता है, राइट? और वैल्यू ऐड कर सकता है। और अगर आप देखोगे कि ऐसा ये क्यों बता रहा है, तो एक फर्स्ट स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ बिफोर टेकिंग क्वेश्चंस कि 25 साल कंप्लीट हुए हैं ऐसे। देयर आर 30 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स व्हिच हैव कंप्लीटेड 25 इयर्स ऑफ द जर्नी इन द कंट्री, एंड किसी ने 1 लाख रुपया लगाया होता, 1 lakh investment if he would have or she would have made before 25 years, today the investment value is 76 lakh rupees with 18.93% returns, right? So ये annual compounded return है। और किसी ने 10,000 रुपीज की मंथली सेविंग की होती म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम में एसआईपी के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको हम बोलते हैं, हर महीने पैसा निकलता है बैंक अकाउंट से, तो वहां से जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट की वैल्यू हुई है वो करीब 5 करोड़ 12 लाख रुपीज हुई है, राइट? सो 17.34% का रिटर्न बना है। अगर हर महीने किसी ने 10,000 रुपया लगाया है पिछले 25 साल से, तो उसका 5 करोड़ का वैल्यू हुआ है। सो म्यूचुअल फंड जेन्युइनली सही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केटिंग हो रहा है। जेन्युइनली इसने रिटर्न्स अच्छे दिए हैं, डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं, और एक महंगाई से ज्यादा का एक दर अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न्स का जनरेट करके दिया है। फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, जो म्यूचुअल फंड में अभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आज की तारीख में इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, इतनी अच्छी जर्नी रही है म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम्स की, फिर भी कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं बट थोड़ा ही पैसा लगाते हैं अपना,
या कुछ इन्वेस्टर्स अभी भी आते नहीं, काफी इन्वेस्टर्स तो अभी आए नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी भी 3,70,00,000 जितने ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स हैं, और वो इन्वेस्टर्स के भी सभी पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं ऐसा नहीं, बहुत सारे पैसे बैंक एफडीज में, पोस्ट में पड़े हैं। तो म्यूचुअल फंड जेन्युइनली सब लोग कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट करते हैं जरूरी नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, कंसर्न्स रहते हैं। तो वी थॉट लेट अस लुक एट ऑल दोज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो इन्वेस्टर्स पूछते रहते हैं। दिस द बेस्ट डे कि फर्स्ट डे है फाइनेंशियल ईयर का, तो लेट अस टेक एंड डिस्कस दोज बेसिक क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई मैं क्यों इन्वेस्ट नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें चढ़ा उतार बहुत देखा जाता है कि कभी रिटर्न बहुत अच्छा आ गया, कभी रिटर्न बहुत कम आ गया। तो इतनी वॉलेटिलिटी है तो क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इतनी वॉलेटिलिटी के बाद। तो एक एग्जांपल है ये सचिन तेंदुलकर, वी ऑल नो, सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर इन आवर हिस्ट्री। 100 सेंचुरीज हैं उनके नाम पे, सबसे ज्यादा रन हैं टेस्ट में, ओडीआईज में, राइट। सो ह्यूज कैरियर, वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटेड कैरियर्स एंड सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड कैरियर अगर बात करें तो सचिन का है। अगर हम उसकी टेस्ट कैरियर की बात करें तो ये टेस्ट कैरियर में उसका बैटिंग परफॉर्मेंस है। तो ये उनकी अगर बैटिंग के रन्स हैं हर एक इनिंग्स के, जब से उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, बट आप देखोगे तो कभी रन्स अच्छे हैं, कभी सेंचुरीज हैं, और कभी वो डक पे भी है या बहुत कम रन्स हैं। तो पिछले 10 इनिंग्स की अगर एवरेज रन्स की अगर बात करें तो ये ब्लू लाइन है। तो ब्लू लाइन क्या बताती है कि उनके पिछले 10 टेस्ट मैच में या इनिंग्स में उनकी एवरेज रन्स कितनी रही है। तो उसमें भी काफी चढ़ाव उतार है, ऐसा फिक्स एक लाइन नहीं है कि एवरी मैच वो आता है और 50-60 रन मार के ही जाता है। तो वो वॉलेटिलिटी उनके करियर में भी देखी गई है, फिर भी ही हैज डन स्टुपेंडसली वेल इन हिज करियर। और सिमिलरली वी सी इन अवर मूड्स कि भी हमारा भी मूड कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी हंसते हैं हम, कभी रोते हैं, और कभी खुश है, कभी गम है, तो वो चलता रहता है। हमारे मूड में भी काफी वॉलेटिलिटी हम देखते हैं, एंड द सेम थिंग हैपेंस इन द इक्विटी मार्केट एंड इवन इन द म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम्स एनएवी। तो ये 1991 से 2022 तक का एक सेंसेक्स मींस इक्विटी मार्केट का ब्रॉड जो इंडेक्स है, वो ये इंडेक्स हमने लिया है क्लोज टू 31 ईयर्स का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है ये बताता है सेंसेक्स में कैसे ग्रोथ आया लॉन्ग टर्म में 31 ईयर्स में, बट शॉर्ट टर्म में कभी कभी देखते हैं तो ये कभी कभी फॉल या राइज आ जाता है। तो बट जितने भी फॉल है वो टेम्पररी है। शॉर्ट टर्म में जितने हम देखते हैं फॉल आते हैं, कभी कभी 1999 में या 2000 में एक फॉल आया था, 2008 में एक फॉल आया था, कोविड के टाइम में एक फॉल आया था। तो ये ऑल दोज फॉल्स आर टेम्पररी इन नेचर, बट द राइज एंड द ग्रोथ of the equity market and equity returns in a longer term is permanent। जो हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में एक ही लाइन है ऊपर जाने वाली, और उसका क्लियर एक कोरिलेशन है कॉर्पोरेट अर्निंग्स के साथ। तो कंपनीज अगर प्रॉफिट बनाती है, राइट, सो कंपनीज अगर अच्छा प्रॉफिट बनाती है, जो सेंसेक्स के अर्निंग्स हैं उसमें जो ये रेड लाइन आप देख रहे हैं वो प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है। तो प्रॉफिट का ग्रोथ होता है तो इक्विटी मार्केट में ग्रोथ देखा जाता है। तो दोनों का कोरिलेशन है। अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है, सभी कंपनीज के अंदर प्रॉफिट्स अच्छा बन रहा है, तो अल्टीमेटली इट रिफ्लेक्ट्स इनटू इक्विटी मार्केट इन अ लॉन्गर टर्म, एंड वाइस वर्सा अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है या कॉर्पोरेट्स के कंपनीज के प्रॉफिट्स इतने अच्छे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट रिफ्लेक्ट्स अगेन इनटू इक्विटी मार्केट द सेम वे। सो अभी अगर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हमने देखा है कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन करीब करीब 8-10% रहा है ओवरऑल ऑन एन एवरेज। पेट्रोल का दाम अगर देखें तो 2005 से करीब 6.5% बढ़ा है, दूध का दाम इनफैक्ट 8% से बढ़ा है, उसके सामने ये गोल्ड का है दाम। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आप दूध का दाम देखो या अमूल बटर का प्राइस देखो या कोई भी चीजों का दाम देखो, इन्फ्लेशन 7-8% से है। तो ये मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि जितना महंगाई है, जितना इन्फ्लेशन है, उतना पैसा हमारा कम हो रहा है, परचेजिंग पावर हमारा कम हो रहा है पैसों का,
तो उतना तो बैर मिनिमम रिटर्न अगर आता है तो हमारी परचेजिंग पावर वैल्यू सेम की सेम है, उससे ज्यादा रिटर्न्स अगर आता है देन आवर रियल रेट ऑफ रिटर्न इज बेटर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमने डेटा लिया है 1981 से 2022 तक का, करीब ये अगेन 41 ईयर्स का डेटा है, 40-41 साल में सोने के अंदर 1000 रुपये का करीब 27,000 हुआ है 8.5% रिटर्न से, सिल्वर का 8.5% से 1000 का 24,000 हुआ, एफडी में भी इनफैक्ट आप देखो तो 24,000 या 36,000, तो 8-9% के रिटर्न है। तो मान लो कि 1 रुपया यहाँ पे गोल्ड में 40 साल में 3.25 हुआ, यहाँ पे 2.5 हुआ सिल्वर एफडी में, और कंपनी डिपॉजिट में 3.5 हुआ, तो 3.5 गुना ग्रोथ देखा गया ये पीरियड के अंदर। और वही पीरियड में 40-41 सालों में इक्विटी मार्केट का अगर ग्रोथ देखते हैं विथ 15% ग्रोथ, सो 1,000 रुपीज हैज बिकम 2,69,000, और ये करीब 26 टाइम्स ग्रोथ है। तो 1 रुपया 26 टाइम्स बन गया है, राइट। सो द काइंड ऑफ ग्रोथ यू कैन लुक एट हियर इज इमेंस। तो ये ग्रोथ जो है ये वैसे तो अगर देखेंगे तो एफडी के अंदर 1,000 का 25,000 24,000 है, तो 24 गुना ग्रोथ है। और ये जो ग्रोथ हमने लिया है वो इन्फ्लेशन के सामने कितना ग्रो हुआ, मीन्स इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर जितना कम हुआ उसके सामने इसने कितना बढ़ा दिया। तो एफडी के अंदर जो अगर आपने किया है तो आपका परचेजिंग पावर एक्चुअली इन्फ्लेशन के सामने 2.5 गुना बढ़ा है। बट अगर इक्विटी मार्केट की अगर बात करते हैं, इक्विटी मार्केट ने जो ग्रोथ दिया वो इन्फ्लेशन के सामने करीब 26 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है। सो वेल्थ एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ रियल रिटर्न अगर आप देखेंगे, रियल रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू जो वेल्थ में ग्रोथ आया है, इट इज फार फार बेटर इन इक्विटी एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। और दूसरा कि परचेजिंग पावर ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो अगर हम 15% रेट ऑफ रिटर्न से अगर कंपाउंड करते हैं 1 रुपी को, एवरी 5 years इट बिकम्स डबल। रूल ऑफ 72 एकदम कॉमन फाइनेंस का एक रूल है, बेसिक प्रिंसिपल है, यू कैन ऑलवेज सर्च एंड अंडरस्टैंड ऑन गूगल। बट 15% से रूल ऑफ 72 अगर अपने चेक करते हैं तो एवरी 5 years 1 रुपया डबल होता है। सो 1 का 2 हो गया 5 साल में, दूसरे 5 साल में 4 हो गया 2 का, दूसरे 5 साल में 4 का 8 हो गया। ऐसा करते करते 15 का 20, 25 और 30 साल में 1 रुपये का करीब 66 रुपीज बन जाता है। तो मोस्टली अगर आप देखो तो जो ग्रोथ आ रहा है इट इज कंपाउंडिंग ग्रोथ। सो कंपाउंडिंग जो नेचर ऑफ ग्रोथ है इट इज फार सुपीरियर इन अ लॉन्गर पीरियड। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो इक्विटी हैज जनरेटेड फार बेटर। यहाँ पे हमें लगता है कि 9% या 8% से 15% तो कितना लंबा है, बहुत ज्यादा 6-7% का ही डिफरेंस है। बट अगर हम जेन्युइनली रियल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो यही 6-7% के डिफरेंस से ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ पीरियड। तो जितना पीरियड ज्यादा उतना कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मोटा मोटा जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि भाई वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, बट वॉलेटिलिटी ज्यादा है शॉर्ट टर्म में, फॉल होता है भी तो वो शॉर्ट टर्म में कभी कभी फॉल होता है, बट फॉल के बाद भी उसका राइज परमानेंट है, उसको वापस लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म में जो कंपनीज अच्छे हैं वो प्रॉफिट करते हैं और अल्टीमेटली इट रिफ्लेक्ट्स इनटू इकोनॉमी। और इकोनॉमी अगर अच्छा करता है तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी और इक्विटी मार्केट का ग्रोथ रिफ्लेक्ट करता है, और ये क्लियर कट यहाँ पे विजिबल है। तो लॉन्ग टर्म में हमें समझना बहुत जरूरी है कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या आ सकता है और कौन से प्रोडक्ट में आ सकता है। तो ये तो बेसिकली हमने बात किया ये हमारा वॉलेटिलिटी का। अभी सेकंड जो क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि भाई अभी मार्केट क्या लगता है। अभी ये क्वेश्चन है ना एवर ग्रीन क्वेश्चन है, चाहे मार्केट अच्छा है या नहीं है, फॉल है, बहुत बढ़ गया है मार्केट, बट ये क्वेश्चन हमेशा एवर ग्रीन है, क्योंकि मार्केट नीचे है तो भी ये क्वेश्चन आता है कि क्या लग रहा है, अभी मैं डालूं या निकालूं, या ऊपर आता है तो भी ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है। तो अगेन आई वुड रिपीट द सेम स्लाइड कि मार्केट शॉर्ट टर्म में जो भी आपको लगे, बट लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर ने पेशेंस रखा है
राइट। और मार्केट ये प्रेडिक्शन में नहीं गया है कि भाई शॉर्ट टर्म में क्या लग रहा है, अभी 2 महीने में, 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में मार्केट क्या लग रहा है, 3 महीने में क्या लग रहा है। जो पेशेंस रख के इन्वेस्ट किया है या स्टे किया है, उसका ये वेल्थ बना है एक्चुअली। 1 लाख का 76 लाख, 19% रेट ऑफ रिटर्न है बॉस, और क्या चाहिए हमें, राइट। और SIP से भी ओवरऑल 10,000 का करीब 5 करोड़ का वैल्यू बना है और 17% रिटर्न्स हैं। इनफैक्ट इससे ज़्यादा रिटर्न्स की आशा नॉर्मली इन्वेस्टर की होती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि ये रिटर्न्स आने वाले टाइम में रिपीट होने वाले हैं, ये तो पास्ट रिटर्न्स हैं। अभी जो रिटर्न्स बनेंगे इससे कम रिटर्न्स बनेंगे आने वाले सालों में, बट स्टिल वो इन्फ्लेशन से बेटर हो सकते हैं लॉन्गर पीरियड में। और क्यों बेटर हो सकते हैं? क्योंकि इकोनॉमी अपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जब अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ ज्यादा होता है तब अल्टीमेटली वो इक्विटी मार्केट में रिफ्लेक्ट करता है। और अवर इकोनॉमी इज वन ऑफ द लार्ज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, and it is expected that we would be second or third largest economies in near future or in after few years, right? So उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारी ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी बहुत फास्ट है, 6, 7, 8% से एक्सपेक्टेड है ग्रोथ, बिकॉज हमारे पास सबसे ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है। इतना वर्किंग एज पॉपुलेशन और कोई कंट्री के अंदर आने वाले पीरियड में शायद नहीं होने वाला है। वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब जितने लोग ज्यादा काम करने वाले हैं हमारे कंट्री में जो पीरियड में, वो ज्यादा से ज्यादा कमाने वाले लोग हैं। ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, कंपनीज की सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी, और प्रॉफिट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में कंपनीज का प्रॉफिट का ग्रोथ होगा, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट में तो रिफ्लेक्ट करेगा। अगेन कंपनीज की प्रॉफिट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली अगेन वो एम्प्लॉइज को और ज्यादा सैलरी देंगे, और ज्यादा बोनस देंगे, इंसेंटिव देंगे, तो अल्टीमेटली और ज्यादा वो खर्च करेंगे और ज्यादा ग्रोथ आती है। तो अभी ये एक आर्टिकल है 2018-19 का टाइम्स ऑफ इंडिया का जो बताता है कि भाई जो जेन्युइनली गोल्डन पीरियड है इंडिया का वो अभी स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट सो वी एंटर्ड वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन पीरियड्स इन अवर टाइम। तो ये 37 ईयर्स का सबसे बेस्ट पीरियड हमारा हो सकता है, बिकॉज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन हमारा आने वाले पीरियड में होने वाला है। अभी हम अगर दूसरे कंट्रीज की बात करते हैं जो पीरियड में, जो कंट्री के पास पास्ट में सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन था, अब दूसरा स्लाइड जो यहाँ पे दिख रहा है कि जापान में ये पीरियड था जब उसके पास सबसे ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन था, तब वो पीरियड में उसका सबसे बेस्ट ग्रोथ हुआ था। और सिमिलरली आप चाइना का भी आप अगर देखो तो 1994 से वर्किंग एज पॉपुलेशन उसके पास सबसे ज्यादा था, जो अभी थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है बिकॉज 1980s के आसपास उसने वन चाइल्ड पॉलिसी लाए थे, तो जो नया पॉपुलेशन ऐड होना था वर्किंग एज में वो कम हुआ ये पीरियड में। और जो पॉपुलेशन वर्किंग एज में हुआ था ये पीरियड में, जिसका फायदा मिला चाइना को उसके ग्रोथ में, वो पॉपुलेशन अभी ओल्ड एज हो रहा है। तो आने वाले 20 साल में चाइना के पास, वो अलग बात है कि चाइना अभी वो पॉलिसी अभी रिलैक्स कर रहा है, बट जो पीरियड में उसका अभी आने वाले 20 साल में नया पॉपुलेशन एडिशन उसका कम होगा वर्किंग एज के अंदर, वर्किंग पॉपुलेशन में, उसका ग्रोथ उसी वजह से स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है। बट इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके पास ह्यूज वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इतना बड़ा पॉपुलेशन, जो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकता है। और अगर आप देखोगे तो डिपेंडेंसी रेशियो जो एक टाइम में 1966 के आसपास 81% पॉपुलेशन ओल्ड एज हुआ करता था या चिल्ड्रन होते हैं जो डिपेंडेंसी बोलते हैं, तो ओनली 19 या 18% पॉपुलेशन ऐसा था 1966 में जो सिर्फ वर्किंग एज पॉपुलेशन था हमारे कंट्री में। तो आज करीब क्लोज टू 50% पॉपुलेशन हमारे पास ऐसा है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ये पॉपुलेशन हमारे लिए सबसे बेस्ट इकोनॉमी में कंजम्पशन का ग्रोथ ला सकता है। और अल्टीमेटली अगर इकोनॉमी का ग्रोथ अच्छा होता है, वो कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा अपना अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट का ग्रोथ
होता है और रिटर्न्स भी इक्विटी के अच्छे बन सकते हैं। और यही मेजर रीजन है कि दुनिया की सबसे अच्छी अच्छी कंपनीज इंडिया में आके उनके मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स डाल रही है, इंडिया के अंदर उनका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनको दिख रहा है कि यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है या और बढ़ने वाली है। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में सब लोग इंडिया दुनिया में देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट क्या लगता है वो सोचना बहुत शॉर्ट टर्म माइंड हो सकता है, उसका कोई राइट आंसर नहीं है, किसी के पास नहीं है। राइट आंसर यही है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट बहुत अच्छा दिख रहा है और उसका एक ही रीजन है कि हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग करने वाली है आने वाले टाइम में। और सभी अच्छे कंपनीज जो अच्छा करेंगे वो अच्छे कंपनीज में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती है, आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा कंपनी अच्छा, और अच्छे कंपनीज में वो इन्वेस्ट करती है तो उसका अल्टीमेटली रिटर्न्स इक्विटी स्कीम में अच्छा बनता है। अभी एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो सब ठीक है कि भाई म्यूचुअल फंड्स में तो रिटर्न्स बन रहे हैं अच्छे, 25 साल का आपने दिखाया भी सही कि क्या रिटर्न्स बने, बट अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स रिटर्न बना रहे हैं कि नहीं, इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स कैसे हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि एक्चुअली अगर हम एक स्टडी, हम भी इंटरनली बहुत सारे स्टडीज करते हैं, तो हम भी देखते हैं कि इन्वेस्टर्स के जो रिटर्न है वो रिटर्न्स अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रिटर्न से कम रिटर्न है। जो एक्चुअली इन्वेस्टर्स आते हैं उनके रिटर्न म्यूचुअल फंड में जितने रिटर्न है उससे कम है। तो अगर आप देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि म्यूचुअल फंड के जितने भी इक्विटी स्कीम्स हैं, ये पीरियड एक लिया है मॉर्निंग स्टार ने, ये रिसर्च किया था, तो ये पीरियड में एक्चुअली फंड का जो रिटर्न था वो 11% था, सभी म्यूचुअल फंड्स के एवरेज रिटर्न, राइट, इक्विटी स्कीम्स के। बट जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स थे ये पीरियड में, उनके एवरेज रिटर्न 8% ही बने। और ये सभी कैटेगरी के अंदर है कि भाई लार्ज एंड मिड कैप अगर कैटेगरी में जाते हैं तो 13% का रिटर्न बना था स्कीम्स का, बट इन्वेस्टर का एक्चुअल रिटर्न 9.5% बना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का एक ही रीजन है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करना चाहिए तब नहीं करते हैं और सोचते रहते हैं बहुत टाइम, और जब बहुत टाइम के बाद जब मार्केट ऊपर होता है या महंगा होता है तब इन्वेस्ट करते हैं, या खुद डिसीजंस लेते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट में ज्यादा करूं, या जब मार्केट में थोड़ा स्कीम्स में रिटर्न्स अच्छे नहीं दिखते हैं तब वो एसआईपी बंद कर देते हैं, रिडीम कर लेते हैं, राइट, जब रिटर्न्स अच्छे दिखते हैं तब इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। तो इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पे बिहेवियर जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, इमोशंस है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। गोल्ड में, रियल एस्टेट में, एफडी में, पोस्ट में, ये सब जगह पे इन्वेस्टर इतना बिहेवियर या इमोशन का रोल नहीं है कि उसमें चढ़ाव उतार होता है तो इन्वेस्टर इतना इरेशनल बिहेव नहीं करता है। बट यहाँ पे इक्विटी के अंदर, एनएवी म्यूचुअल फंड के अंदर देखने के बाद वो ऊपर नीचे देखने के बाद गलत डिसीजन ले लेते हैं, और यही रीजन है कि ये रिटर्न स्कीम्स के रिटर्न म्यूचुअल फंड के रिटर्न से कम रिटर्न इन्वेस्टर्स के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी ये समझना कि म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स अच्छा दिया और आपने इन्वेस्ट कर दिया और आप इन्वेस्टेड है लंबे टाइम के लिए तो कोई चिंता नहीं, बट आप गलत डिसीजंस ले रहे हैं, खुद डिसीजंस ले रहे हैं, या मार्केट को टाइमिंग कर रहे हैं कि क्या लग रहा है मार्केट, और वो सोच के आप टाइम टू टाइम मार्केट देख रहे हैं और उसके बेसिस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके रिटर्न स्कीम्स के रिटर्न से कम होने के हाई चांसेस हो सकते हैं। अभी तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो यही क्वेश्चन का मैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब हो सकता है कि भाई कितना लॉन्ग टर्म हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने पीरियड के लिए करना चाहिए। तो उसका एक सही आंसर है कि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको सोचना चाहिए कि आपका पीरियड क्या होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो मान लो कि आपका एक सपना है, एक एस्पिरेशन है कि भाई मेरा 12 या 15 साल के बाद मुझे एक अच्छा घर लेना है, या मुझे 15 साल बाकी है, अच्छा एक रिटायरमेंट लाइफ स्पेंड करना है, मेरे कुछ सपने हैं, मेरे बच्चों का अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, अच्छा मैरिज होना चाहिए, कोई भी आपके ड्रीम्स हैं, सपने हैं, उसके लिए जो भी पीरियड आपका पीरियड बाकी है वो पीरियड को मद्देनजर रखते हुए यू शुड डिफाइन योर टाइम हॉराइजन कि ये टाइम हॉराइजन के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, रादर देन लुकिंग एट दी मार्केट्स कि मार्केट का लेवल क्या लग रहा है या क्या होने वाला है। ये हमारे हाथ में है कि हम
कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और ये ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। ये हमें करना चाहिए कि भाई जितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट भी उसके अकॉर्डिंगली वो पीरियड के साथ मैप होना चाहिए कि ये जो एसआईपी है वो मेरे बच्चों के एजुकेशन की एसआईपी, ये मेरे रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट मैंने इन्वेस्ट किया है, और उसको ट्रैक करना चाहिए कि इतनी जरूरत होने वाली है और उसके सामने मेरा जेन्युइनली कितना प्रोग्रेस हुआ है, और शॉर्टफॉल होने वाला है या मैं राइट ट्रैक पे हूँ कि नहीं हूँ। और उसके लिए हमारे वहाँ एक ई वेल्थ अकाउंट अगर आपका है हमारे पार्टनर के थ्रू, तो उस पर ये ट्रैक करने का राइट मैकेनिज्म भी है कि आपकी जेन्युइनली जो नीड्स हैं वो नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो आपने पीरियड डिफाइन किया है, अमाउंट डिफाइन किया है, उसके सामने जो इन्वेस्टमेंट मैप किया है वो इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रैक है या आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सैंपल हमने यहाँ पे एंट्री किया है, तो यहाँ पे दिखा रहा है मैसेज कि यू नीड एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कितना एसआईपी या लमसम वो भी दिखाता है। तो एक और सैंपल है कि यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई यू आर ऑन ट्रैक, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो रिटायरमेंट का गोल है या नीड है, वो नीड के लिए जो आपका करंट इन्वेस्टमेंट आपका चालू है वो इन्वेस्टमेंट आपको आपकी नीड फुलफिल करने के लिए इनफ है, ऑन ट्रैक है वो, राइट। तो ये ट्रैक करना ज्यादा क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट है रादर देन लुकिंग एट द मार्केट और इकोनॉमी एंड मैक्रो इंडिकेटर्स की भी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या तकलीफें है दुनिया में या इकोनॉमी में, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। अपने कंट्रोल में हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे सपने अचीव हम कर पाएंगे कि नहीं, हम इनफ सेविंग इनफ इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं कि नहीं, और प्रॉपर इसका ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, ये हमारे कंट्रोल में, और ये हमें देखना चाहिए। तो ये आपके डेस्क में हम दिखाते हैं। तो ये आपका टाइम होराइजन होना चाहिए कि कितना पीरियड, जो आपका क्वेश्चन है कि कितने पीरियड के लिए मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी ये कोई पूछता है कि भाई ठीक है मैं अभी 1 महीने के बाद चालू करता हूँ या 1 साल के बाद चालू करता हूँ, तो उसका एक डिले कॉस्ट होता है कि आप अभी चालू नहीं करते, बाद में चालू करते हैं। अभी ये एसआईपी आज अगर आप चालू कर लेते हैं 15 ईयर्स का एसआईपी 10,000 रुपीज का, तो 18 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट का वैल्यू करीब 57,80,000 का बनता है। बट आप ये एसआईपी आज नहीं करेंगे करेंगे करते 1 साल के बाद चालू करते हैं, तो 14 ईयर्स ही फिर बाकी बचते हैं आपके नीड के लिए, फैमिली नीड के लिए लेट्स से। तो वो 14 ईयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट 16,80,000 होगा, बट उसका वैल्यू सिर्फ 49 लाख ही होगा, और टोटल डिफरेंस जो कॉस्ट है वो 8.5 लाख रुपीज है। तो वैसे आपने कुछ 1,20,000 ही इन्वेस्ट कम किया, बट उसका टोटल डिले कॉस्ट है वो करीब 8.5 लाख रुपए का है। और सिमिलरली यहाँ पे 20 साल वाली एसआईपी आपने अगर 1 साल डिले की तो करीब 26-27 लाख रुपए का डिले कॉस्ट आपको लग सकता है, राइट। सो ये एक तो डिले कॉस्ट है, आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपका कन्विक्शन नहीं है, आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आप समझो, 10 क्वेश्चंस पूछो, आप टाइम स्पेंड करो एनजे पार्टनर के साथ जिन्होंने आज आपको इन्वाइट किया है, और उनको आप पूछो 10 सवाल कि भाई ये आप कैसे बता रहे हैं कि भाई इतना रिटर्न आया है या आने आ सकता है, राइट। उसके पीछे क्या लॉजिक है, इक्विटी क्या हो सकता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, एसआईपी क्या होता है, फैमिली नीड आप क्या बता रहे हो। और जेन्युइनली आप एसआईपी अगर चालू करना है तो आज चालू करो, और उसका जितना रिक्वायरमेंट है फैमिली नीड के सामने उतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से चालू करना चाहिए। तो मान लो कि आज अगर रिक्वायरमेंट आपका फैमिली नीड रिटायरमेंट के लिए रिक्वायरमेंट एसआईपी का कुछ 25,000 का है, एसआईपी की रिटायरमेंट की एसआईपी चालू करने के लिए, और आज अगर आप एसआईपी सिर्फ 10,000 का ही चालू करते हैं तो वो शॉर्टफॉल आपका बहुत लंबा आता है कि भाई मैं 10,000 आज चालू करता हूँ और 2 साल 4 साल के बाद देखूंगा, अगर अच्छा होगा तो मैं एसआईपी बढ़ाऊंगा। तो अगेन इट्स अ डिले कॉस्ट, क्योंकि जरूरत आज 25,000 एसआईपी की थी, आपकी कैपेसिटी भी है मान लो 25,000 एसआईपी चालू करने की, बट आज आपने 10,000 का ही एसआईपी चालू किया या 2,000 का ही एसआईपी चालू किया, तो वो वैल्यू आपका डिफरेंट हो सकता है। ये पिछले 20 साल के अंदर एवरेज एक एसआईपी का 10,000 के एसआईपी का वैल्यू, 2,000 के एसआईपी का वैल्यू और 50,000 एसआईपी का एक वैल्यू है। तो 50,000 एसआईपी करीब जो 6 करोड़ रुपया बना के दिया है, 2,000 के एसआईपी 24 लाख बना के दिया है, 10,000 के एसआईपी 1,21,000 बना के दिया है। तो पॉइंट ये है कि आपकी फैमिली नीड के पर्पस के बेसिस पर आपका टाइम होराइजन फिक्स होना चाहिए।
आपको ज्यादा से ज्यादा समझना चाहिए, क्वेश्चंस पूछने चाहिए जितने भी पूछना है, और एक कन्विक्शन के साथ आज आपको चालू करना चाहिए रादर देन डिले करना चाहिए। और वो आज अगर आप चालू करते हैं तो एक्चुअली आपकी जो कैपेसिटी है उसके साथ आपको चालू करना चाहिए, राइट। दूसरा कि टॉपअप की भी एक फैसिलिटी है, बाद में आप मान लो कि आज अगर कम स्टार्ट कर सकते हैं, बट एक टॉपअप अमाउंट आप फिक्स कर सकते हैं कि भाई मैं हर साल इतना अमाउंट बढ़ाता हूँ, तो वो टॉपअप अमाउंट के साथ आप एवरी ईयर आपका ऑटोमेटिकली वो अमाउंट बढ़ जाता है, तो वो भी एक फैसिलिटी आप समझ सकते हैं। अब ये सब तो हो गया, फिर क्वेश्चन आता है इन्वेस्टर का कि बहुत सब कुछ सही है, इन्वेस्टमेंट परफेक्ट है, म्यूचुअल फंड भी करना है और SIP भी चालू करेंगे, बट अभी स्कीम्स कौन सा सजेस्ट करो, आप स्कीम्स किस में इन्वेस्ट करें। इतने सारे स्कीम्स है, इतने तरह के डिफरेंट डिफरेंट फंड्स होते हैं, और जो फंड अभी ये अच्छे अच्छे फंड्स अगर आप देखो ऑनलाइन सर्च करके, तो जो अच्छे फंड्स होते हैं वो नेक्स्ट ईयर में नीचे आ जाते हैं, उनके रिटर्न्स भी नीचे आ जाते हैं, और उसके बहुत सारे स्टडीज हैं हमारे पास, इंटरनल एक्सटर्नल भी बहुत सारे आर्टिकल्स आप गूगल पे फाइंड आउट कर सकते हो, ये सब टाइटल मार के। बट ये एक इंटरनल भी स्टडी बोल रहा है कि भाई जो 2019 कैलेंडर ईयर में एक साल के रिटर्न्स में टॉप 5 फंड्स थे, 25 फंड्स में से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो सबसे अच्छे रिटर्न देने वाले टॉप 5 फंड्स थे ये कैलेंडर ईयर में, तो ये 1 2 3 4 5 रैंक्स हैं, उनके रिटर्न्स हैं। नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में ये इनके रिटर्न्स हैं, ये रिटर्न्स और ये रैंकिंग है। और रैंक अगर आप देखोगे तीसरे साल तो उसका रैंक नीचे आ गया है, राइट। तो ये 5th नंबर वाला कुछ 25 पे चला गया, 26 में से बॉटम पे, और जो फर्स्ट पे था वो 2 साल के बाद वो 19 पे आ गया अभी। और अगर आप देखो कि ये तो एक एक साल का था, 3 साल के पीरियड में भी अगर देखो कि 13 to 15 पीरियड में 3 साल में जो अच्छा बेस्ट रिटर्न वाले 3 इयर्स रिटर्न वाले 16 फंड थे ये पीरियड में, तो उसमें से जो टॉप परफॉर्मिंग 5 फंड्स थे उसमें भी उनके रैंक बहुत नीचे चले गए 3 साल बाद में, राइट। 3 साल बाद वाले अगर सेम फंड्स के अगर मैं रिटर्न्स और रैंकिंग देखता हूँ बाद में, तो आज अगर टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हम ले लेंगे, इवन आप यहाँ पे देखोगे कि ये 5 साल के रिटर्न्स के बेसिस पर ये टॉप 5 फंड है 2007 से 2011 तक के, और यही 5 फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो दूसरे 5 साल में वो शायद ऊपर नीचे भी होंगे या बाद में भी वो रैंकिंग नीचे है। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि आप सिर्फ ऐसा रिसर्च करके अगर इन्वेस्ट कर दिया कि आज सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स ले लिया रिटर्न्स के बेसिस पर, तो जरूरी नहीं कि वो परमानेंटली टॉप पे ही रहने वाले, राइट। तो वो एक बहुत ही फ्रूटाइल एक्सरसाइज है। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट फ्यू मोर आर्टिकल्स ऑन इन मीडिया। ये इंडिपेंडेंट मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल था, ये आर्टिकल का नाम है कि भाई ये सब फंड्स ये साल में टॉप पे थे, फिर नीचे गए, ऊपर गए। तो कोई फंड परमानेंटली टॉप पे नहीं रहता है। इवन आप कैटेगरी वाइज भी देखोगे इक्विटी फंड्स के, तो कभी ये कैटेगरी ऊपर है, कभी दूसरी कैटेगरी ऊपर है, राइट। सो अभी दूसरा कि आप बोलोगे कि एक साल का रिटर्न्स तो बहुत खराब है, तो यही सब फंड्स हैं जिसमें एक साल का रिटर्न आज की तारीख में अगर मैं देखता हूँ तो बहुत खराब है, नेगेटिव भी है। बट पिछले 5 साल का रिटर्न अगर मैं देखता हूँ तो 10-12% के एवरेज रिटर्न है, राइट, और ओवरऑल बेंचमार्क से भी थोड़ा बेटर है। तो पॉइंट ये है कि रिलेटिव परफॉर्मेंस या शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस या एक दूसरे के परफॉर्मेंस देख के हम ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन से फंड्स अच्छे हैं या आपके लिए वो सूटेबल है। तो क्या करना चाहिए अभी आपका शायद नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस देखना ही नहीं चाहिए, जरूरी नहीं कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर उसका अच्छा ही परफॉर्मेंस होगा। और कंसिस्टेंसी, दूसरे के सामने अगर ये फंड ने अच्छा किया है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा अच्छा करेगा, राइट। तो सभी फंड्स हमेशा अच्छा करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। डिफरेंट तरह तरह के फंड्स होते हैं, नियर टर्म परफॉर्मेंस गैप हमेशा रहेगा, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम हमारी नीड के सूटेबल क्या फंड है, और सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं, उसकी वॉलेटिलिटी क्या है, उसने कितना रिस्क लेके ये रिटर्न जनरेट किया है, कौन किसमें इन्वेस्ट करता है, मेरी नीड, मेरे टाइम हॉराइजन, मेरे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ये सूट हो रहा है कि नहीं। ये सभी फैक्टर्स और पैरामीटर्स के बेसिस पर एक्चुअली नक्की हो सकता है कि कौन सा फंड हमें लेना चाहिए, रादर देन जस्ट लुकिंग एट दी
पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स, राइट। और दूसरा कि जो फंड्स हम अच्छे सिलेक्ट करते हैं और लेते हैं वो फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। फिर वो अलग अलग साइकिल्स में वो फंड्स अच्छा भी करते हैं, कभी अच्छा नहीं भी करते हैं, बट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स नहीं देखना चाहिए। वी शुड स्टिक टू अवर इन्वेस्टमेंट्स इनटू दो स्कीम्स और इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अभी आप पूछोगे कि किस में करना चाहिए, वो तो मुझे जवाब ही नहीं मिला। तो ये मेरा जवाब है कि बस ये सब डेडिकेटेड एक फुल टाइम डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। तो जो अपना एनजे पार्टनर है वो आपको प्रॉपर आपके साथ बात करके समझ सकते हैं कि फैमिली नीड के अकॉर्डिंग आपको क्या सूटेबल गाइड कर सकता है या कौन से स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जो दे आर वेल इक्विप्ड टू assess your capacity to take risk, उनके पास अच्छे टूल्स हैं और कस्टमाइज आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं आपके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर। अभी आप पूछोगे कि भाई मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करूं या पूरा इन्वेस्ट एक साथ कर दूं, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है। तो ये वॉरेन बफेट साहब जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स और सब इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में ही इज द गुरु, तो वो भी बोलते हैं कि भाई मार्केट टाइम मत करो, अगेन एसेट एलोकेशन फॉलो करो। आपका एसेट एलोकेशन मेरे एसेट एलोकेशन से डिफरेंट हो सकता है कि कितना इक्विटी कितना फिक्स इनकम में होना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, और हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट हो सकता है। तो अगेन एनजे पार्टनर आपको इसमें गाइड कर सकता है कि ये किस तरह से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगेन एक और क्वेश्चन आता है कि भाई स्टॉक्स मुझे कम दाम में मिल रहे हैं तो शुड आई इन्वेस्ट इनटू दो स्टॉक्स विथ चीप वैल्यूएशन। तो आप कर सकते हैं अगर आप अच्छा रिसर्च करते हैं। आपको ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टर बन के करना है वो भी मैटर करता है। मैं आपको कुछ स्टडी बताता हूँ। ये रिसेंट स्टडी सेबी ने पब्लिश किया है अभी। ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 21-22 में जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसमें से 89% रिटेल ट्रेडर्स हैव सफर्ड लॉसेस, हैव मेड लॉसेस। तो सिर्फ 10-11% ही लोग हैं जिसने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डायरेक्ट इक्विटी में पैसा बनाया है, राइट। सो इट इज वेरी इंजरियस टू अवर वेल्थ अगर हम डायरेक्टली ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस खुद करते हैं। ये स्टडी है कि क्या रिटर्न्स बने या नहीं बना। दूसरा ये इकोनॉमिक टाइम्स का रिसर्च है कि ये February 16 to 2022 टू February 15 2023 तक रिटेल इन्वेस्टर का रिटर्न फार लोअर है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड एवरेज रिटर्न और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और निफ्टी 50 एज अ बेंचमार्क, राइट। सो ये रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्ट इक्विटी का रिटेल इन्वेस्टर है। तो डायरेक्ट इक्विटी में एक इन्वेस्टर पैसा नहीं बनाता है बॉस, वो पैसा हम गलत डिसीजंस लेते हैं, वो यहाँ पे रिसर्च भी है। और रिटेल इन्वेस्टर्स लूजेस मनी इवन इन डायरेक्ट इक्विटी। देयर आर मेनी आर्टिकल्स एंड रिसर्च अवेलेबल। तो मैं ये इकोनॉमिक टाइम्स का अगेन आर्टिकल है, इवन कुछ और आर्टिकल है। लोग क्या करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की जैसे जैसे दाम गिरता है और डालते हैं कि भी मैं एवरेजिंग करता हूँ, और नीचे जाता है डालते हैं। तो ऐसा लगता है कि भी मैं नीचे जाएगा और डाल दूंगा तो मेरा पैसा इसमें बनने वाला है। बट ये 2019 का आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स का जो मैंने यहाँ पे रखा है, सेम आर्टिकल 2022 का है, अभी नवंबर 22 का, कि जैसे जैसे लोग, और ये चेंज नहीं होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं स्टॉक का दाम नीचे आ रहा है मैं बाई करता जाऊं, और वो जनरली ऊपर आता नहीं है। तो ये उसको मैं आपको बताता हूँ, ये सेम चीजें होती थी। ये मार्च 2008 में लोग बोलते हैं कि भाई मैं बाय एंड फॉरगेट, मैं अच्छे स्टॉक्स में डाल देता हूँ, चलो मैं पेनी स्टॉक्स में नहीं डालूंगा, छोटे कंपनी में नहीं, अच्छे कंपनी में। तो 2008 मार्च में जो अच्छे कंपनी उस टाइम बोले जाते थे, राइट, ये इकोनॉमिक टाइम्स का 2018 का आर्टिकल है। वो बोलता है कि 10 साल पहले जो अच्छे कंपनी में डाले थे वो 1 लाख रुपया 10 साल कंप्लीट हुआ मार्च 2018 में, तो वो किसी में 2000 है, 1000 है, 5000 है, 18000 है, 20000 है, जो 2008 में बहुत अच्छे माने जाते थे। तो एक बार डाल दिया और भूल गए कि मैं स्टॉक्स में मैं खुद ही करता हूँ, म्यूचुअल फंड में नहीं करता हूँ। तो ये ऐसा भी होता है। तो एफएनओ हमने देखा, डायरेक्ट इक्विटी देखा, हमने देखा कि भाई दाम बहुत गिरता है, हमें लगता है बहुत सस्ता मिल रहा है, बट वहां पे भी लोग पैसा नहीं बनाते हैं और डाल के भूल जाते हैं। फिर इसमें से कभी कभी वो लॉस बुक नहीं कर पाते हैं और फिर वो परमानेंट हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर
लोग बन जाते हैं इसमें। तो बाय एंड सेल इज ऑल्सो, बाय एंड फॉरगेट इज ऑल्सो नॉट अ राइट स्ट्रेटेजी, और इसके लिए फुल टाइम प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड का रोल आता है जिसने एक्चुअली वेल्थ बना के दिया है। ये पिछले 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मैंने आपको बताया कि जो काम अच्छा कर ही रहे हैं, तो ये खुद क्यों करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। अभी लोग बोलते हैं कि मुझे एसआईपी स्टॉप करना है बॉस, कि मुझे एसआईपी रोकना है, मेरा एसआईपी का रिटर्न अच्छा नहीं दिखता है। तो ये एक्चुअली जब रिटर्न अच्छा नहीं दिखता है, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर बाइंग मोर एंड मोर यूनिट्स। अगर ऐसे टाइम में जब रिटर्न अच्छा नहीं दिखता है तब हम डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, तब वो टाइम में जब यूनिट्स हम ज्यादा बनाने वाले हैं, एक्चुअली वही टाइम पे हमारे एसआईपी फिर हम नेगेटिव रिटर्न्स से बंद कर देते हैं। तो एक्चुअली जब रिटर्न्स अच्छा नहीं है तब इनफैक्ट और ज्यादा एसआईपी बढ़ानी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए। फैमिली नीड का जो हमारा पर्पज है वो पीरियड के साथ हमारी एसआईपी का पीरियड जुड़ा होना चाहिए, और वही पीरियड के लिए हमारी एसआईपी होनी चाहिए। एक एग्जांपल है, जो बेयर फेज में हमारी एसआईपी अगर चलती है तो क्या यूनिट्स बनते हैं, और बुल फेज में क्या बनते हैं। टोटल यूनिट्स में से बेयर फेज वाली यूनिट्स की परचेज कॉस्ट एवरेज कम हो जाती है, राइट। और अल्टीमेटली बेयर फेज जो जिसमें रिटर्न्स अच्छा नहीं दिखता है, वही पीरियड सबसे बेस्ट होता है कि वहां पे एसआईपी कंटिन्यू की जाइए। सिमिलरली और एक एग्जांपल है, विल नॉट टेक, बट इतना बहुत कॉमन सेंस है कि बहुत नीचे जाता है मार्केट तो एसआईपी में यूनिट्स और ज्यादा बनते हैं। आई थिंक वी शुड इंक्रीज अवर एसआईपी एंड वी शुड स्टिक टू अवर फैमिली नीड जर्नी। अभी कोई बोलता है कि शुड आई इंक्रीज एसआईपी? यस, अगर आप पॉसिबल है, आपका सेविंग अलाउ करता है, आपकी सेविंग हैबिट आप इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके जैसा कुछ नहीं है। यू शुड डिस्कस दिस विथ योर एनजे पार्टनर। आप फैमिली नीड के हिसाब से इंक्रीज करिए, रिव्यू कीजिए फैमिली नीड आप अपना, और टॉपअप जैसा भी एक फैसिलिटी आप ऑप्ट कीजिए। भी एवरी ईयर आपका फिक्स एसआईपी बढ़ता जाए तो आपको याद नहीं रखना पड़े कि एसआईपी मेरा मुझे इंक्रीज करना है। और एसआईपी टॉपअप भी, आप नॉर्मल एसआईपी करो और एक एसआईपी टॉपअप करो, एसआईपी टॉपअप एवरी ईयर आपका एसआईपी बढ़ता जाता है, तो उससे ऑब्वियसली आपका एसआईपी से जो वेल्थ बनना है तो कॉर्पस ज्यादा बनता है। अभी क्या करना चाहिए, अभी सब बता दिया, अभी क्या करना चाहिए वो बता दो। क्विक मुझे टिप्स दे दो कुछ, राइट। तो यही हमारे आपके लिए सजेशंस हैं कि बॉस स्टॉप वॉचिंग योर वैल्यूएशन रिपोर्ट, और आपके एनएवीज क्या है, न्यूज, इक्विटी मार्केट इकोनॉमी के न्यूज देखना अलाउ मींस एडवाइजेबल नहीं है, या अल्टीमेटली उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा किससे है, हम हमारे फैमिली नीड पे, हमारे पोर्टफोलियो पे ध्यान दें कि हमारी फैमिली नीड हमारे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग अलाइंड है कि नहीं, उसमें कुछ हमें चेंजेस या एडिशंस करने हैं, फैमिली नीड हमारी राइट ट्रैक पे है कि नहीं, राइट। तो वो ज्यादा हमें फ्रूटफुल हो सकता है। साल में एक या दो बार आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के करो, फैमिली नीड का रिव्यू करो, उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस की जरूरत है वो करो, एंड हैव पेशेंस एंड हैव फेथ इन इक्विटी। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इक्विटी हमने देखा, इकोनॉमी अगर अच्छा करेगा तो डेफिनेटली इक्विटी अच्छा रिटर्न्स देगा। एंड फोकस ऑन योर वर्क, जो आप बिजनेस में है, जो जॉब में है, उसमें दिल दिमाग से आप काम कीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दुनिया में है, इसके अलावा खुद करने से रिटर्न ज्यादा आ जाएगा, म्यूचुअल फंड से जरूरी नहीं है वो, राइट। दूसरा कि हमारा रिटर्न किस पे डिपेंड करता है, तो हमारा पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो का क्या है उस पे, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टर हमारा एज एन इन्वेस्टर हमारा बिहेवियर क्या है। जब मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न है तब हम क्या इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेते हैं, या जब मार्केट नीचे है तब क्या डिसीजंस लेते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है एक्चुअली कि ओवरऑल हमारा रिटर्न क्या आता है, रादर देन म्यूचुअल फंड क्या रिटर्न देगा या इक्विटी मार्केट क्या रिटर्न देगा। दूसरा कि यू शुड ऑलवेज कवर your risk which are definitely possible through insurance covers, तो unexpected death, medical emergency, partial total disability, house property damage, ये सबके एक प्रॉपर अगर आपने इंश्योरेंस लिए हैं, सिक्योर किए हैं, ये सब पॉसिबिलिटीज से आपका रिस्क कवर किया है, तो डेफिनेटली अगर आप सिक्योर्ड है तो आपकी वेल्थ की जो जर्नी है, फैमिली नीड की जो जर्नी है, पर्पस की जो जर्नी है, वो ब्रेक बिना वो जर्नी फुलफिल हो सकती है।
right? So this is all from our side. This is a new year, new financial year, in fact, and new financial needs. I think today we should discuss and uh, give more time to decide our actually good financial journey and financial needs. जो हमारी फैमिली नीड्स हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और एक अच्छा पेशेंस वाला लॉन्ग टर्म एक फाइनेंशियल रिजोल्यूशन बनाना चाहिए अपने फैमिली नीड के हिसाब से, राइट? सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर. So I would be very happy to have few questions. Thank you so much again for joining all of you आज के दिन. और मेरे साथ हमारे कलीग है रांची से मुख्तार आलम. So I would request him to have few questions, relevant questions we can take in our time. सबसे पहले तो सर थैंक यू, काफ़ी अच्छा सेशन था आपका, और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी है चैट बॉक्स में, और ऑलमोस्ट सभी के आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया है. मतलब कि जो क्वेश्चन थे उनके एडवांस में ही आपने लोगों को आंसर दे दिए. एक कॉमन क्वेश्चन था कि कौन सा स्कीम सेलेक्ट करना है, उसका आपने बहुत अच्छा आंसर दिया था. और कुछ क्वेश्चंस है जो हम ले लेते हैं. कि एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा है कि एसआईपी करें या लमसम करें, कि एक बार में ही इन्वेस्टमेंट कर दें या एसआईपी करें. आपने उसका आंसर दे दिया है, लेकिन फिर भी एक बार आप फिर से रिपीट कर देंगे तो बेटर रहेगा. हाँ, अगर आप एक साथ अगर इन्वेस्ट करें या एसआईपी करें, ऐसा क्वेश्चन है मुख्तार, कि अभी वन टाइम अगर पैसा मेरे पास पड़ा है तो वह मैं वन टाइम इन्वेस्ट करूं या फिर मैं एसआईपी के थ्रू करूं? यस, सेम क्वेश्चन. राइट. तो मैंने जैसे बताया सर कि आप अपना एसेट एलोकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अपना नीड के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट, आपका टाइम होराइजन के हिसाब से आपको ये समझना चाहिए पार्टनर के साथ बैठ के, जो आपके एनजे पार्टनर जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया यहाँ पे, उनके साथ आप बैठो, टाइम स्पेंड करो, डिस्कस करो, और ये नक्की करो कि कितने टाइम होराइजन के लिए आपको इन्वेस्ट करना है. वो आपको ज्यादा गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से अच्छे स्कीम्स हो सकते हैं, इक्विटी स्कीम या हाइब्रिड स्कीम, जिसमें आपका वन टाइम इन्वेस्ट आज आप कर सकते हैं. तो एसआईपी एक अलग है. एसआईपी फ्यूचर, जो आप फ्यूचर सेविंग्स आपका आने वाला है, फ्यूचर इनकम होने वाली है, वो इनकम के थ्रू जो सेविंग आपको करना है उसको आज आप एसआईपी के थ्रू लॉक कर रहे हो, कि वो हर बार आपको याद नहीं रखना पड़े इन्वेस्टमेंट. पर जो पास्ट में आपका सेविंग हो चुका है फिक्स डिपॉजिट में, पोस्ट में, जो आपको लगता है लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल 20 साल के लिए आपको जरूरत कम हो सकती है आपकी, और फाइनेंशियल नीड के लिए आपको एक्चुअली वो रखना चाहिए, तो वो सब इन्वेस्टमेंट के लिए आज आपको क्या करना चाहिए, वो आप आपके पार्टनर के साथ नक्की करके वन टाइम भी डाल सकते हैं, या एक एसटीपी के थ्रू, या एक हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड भी आपको उसमें मदद कर सकता है, कि वो वन टाइम आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एसेट एलोकेशन, जो आप अपने पार्टनर के साथ डिसाइड करो. हाँ जी. ओके सर, एक और क्वेश्चन है. हमारे एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर उन्होंने पूछा है कि वो 1.5 साल पहले उन्होंने हाइब्रिड फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट किया था और वहाँ से एसडब्ल्यूपी ले रहे हैं, लेकिन अभी उनके 2-3 फंड्स जो है नेगेटिव है, तो अभी उनको क्या करना चाहिए? ओके, 2-3 फंड हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किया है, बट आज वो नेगेटिव है, ऐसा रिटर्न नेगेटिव है, तो आज उनको क्या करना चाहिए? सर मैंने आपको जैसे बताया कि रिटर्न्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव भी हो सकते हैं. वॉलेटिलिटी इज अ पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द इन्वेस्टिंग जर्नी इन इक्विटी या हाइब्रिड स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. बट इफ यू आर हियर फॉर एटलीस्ट 5-7 years ऑफ होराइजन, पूरे होराइजन में आपका जो जर्नी के अंदर रिटर्न्स हैं, आपकी जो आशा है डबल डिजिट या पोस्ट इन्फ्लेशन जो रिटर्न्स हैं वो डिसेंट आपके बनेंगे सर. तो पेशेंस रखना है, रिटर्न्स तो आने ही वाला है सर, उसमें कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इक्विटी के अंदर अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रोथ होगा डिपेंडिंग ऑन द इक्विटी इकोनॉमिक ग्रोथ. तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे आएंगे, बट उसके लिए पेशेंस चाहिए. जरूरी नहीं कि वो रिटर्न्स आज आप सोचो कि 2 महीने में या 1 साल में 2 साल में भी वो दिखना चाहिए. वी नेवर नो, वो 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न हो जाए, या शायद 2 साल तक भी अच्छे रिटर्न नहीं. बट आप अपने होराइजन पे अगर स्टिक है तो वो आपका रिटर्न्स दिखेगा अच्छा. तो पेशेंस रखना है, जो मैंने बताया.
ओके सर। अगला जो क्वेश्चन है वो इन्वेस्टर जो है हमारे ये पूछ रहे हैं कि कौन सी स्कीम अच्छी होती है जिसका एनएवी ज़्यादा बड़ा है या छोटी एनएवी वाली स्कीम, मतलब कि दो स्कीम है, एक का 500 का एनएवी है और दूसरे का 20 का, तो दोनों में से अच्छा रिटर्न कौन सा देगा? तो दो स्कीमें जिसमें ज्यादा है या कम है कोई फर्क नहीं पड़ता है एनएवी से, क्योंकि अल्टीमेटली वो दोनों स्कीम्स का अगर कैटेगरी सेम है, मान लो दोनों लार्ज कैप फंड है और एक का एनएवी कम है एक का ज्यादा है, तो दोनों का इन्वेस्टमेंट तो स्टॉक्स में जो होगा वो आज की तारीख में सेम प्राइस नहीं होगा, या सेम वो अगर स्टॉक का पोर्टफोलियो है तो वो प्राइस स्टॉक का तो सेम ही होने वाला है। और अगर वो पोर्टफोलियो एक का अगर वो स्टॉक का प्राइस जो परसेंटेज से बढ़ेगा यहाँ पे भी वही परसेंटेज से बढ़ेगा। तो मान लो 20 रुपये का एक साल में 10% से ग्रोथ होता है, उसके अंडरलाइन जो स्टॉक का पोर्टफोलियो है वो, तो 20 का एनएवी 22 होगा, और 200 रुपये वाला जो एनएवी है उसमें भी वही सेम स्टॉक्स का पोर्टफोलियो एलेक्स है और वो भी 10% से स्टॉक का पोर्टफोलियो का प्राइस बढ़ा है, तो वो 200 का एनएवी 220 होगा। राइट, सो प्रोपोर्शनेटली तो दोनों का ग्रोथ या फॉल सिमिलरली ही आने वाला है, तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है कि एनएवी कम है या ज्यादा है। ओके, इनकम का कितना परसेंट हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एनजे और पार्टनर के साथ बैठ के नक्की करना चाहिए। हाँ, एक और क्वेश्चन है सर कि लैंड बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या म्यूचुअल फंड, दोनों में से किसको प्रेफरेंस देना चाहिए हमको? गुड क्वेश्चन। सो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो लैंड हम सब जानते हैं कि फिजिकल इन्वेस्टमेंट है और उसमें लिक्विडिटी भी कम होती है कि कभी बेचना है तो बेच नहीं पाते हैं इमीडिएटली अगर चाहिए तो। म्यूचुअल फंड में एनएवी लिक्विडिटी है, वैसे रिटर्न्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं या अच्छे नहीं भी हो सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, बट एटलीस्ट आपको जरूरत पड़ती है तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में 3 वर्किंग डे में पैसा आ जाता है रिडम्पशन के, तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा कि पार्शियल भी जरूरत है, आपने मान लो कि 5 लाख इन्वेस्ट किया और आपको जरूरत सिर्फ 5,000 रुपये की है तो 5,000 भी आप निकाल सकते हैं। 5 लाख का जमीन लिया है आपने तो 5,000 का एक पोर्शन आप नहीं बेच पाएंगे, तो पूरा ही बेचना पड़ेगा, पूरे के लिए बायर ढूंढना पड़ेगा। और दोनों के प्लस एंड माइनस है। म्यूचुअल फंड में छोटे से छोटे अमाउंट का एसआईपी या इन्वेस्टमेंट आप लमसम कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए, एसआईपी नहीं हो सकती है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी हो सकती है। और लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न्स की अगर बात करें तो वो वेरी करेगा। रियल एस्टेट में ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है, कैपिटल मार्केट या हर रोज हमें दिखे ऐसा कोई बेंचमार्क या एक्सचेंज भी नहीं जिससे पता चले कि वहाँ पे रिटर्न्स क्या है, एक्चुअली ओवरऑल ब्रॉड मार्केट के रिटर्न्स क्या है, जबकि यहाँ पे हमें वो पता चलता है ट्रांसपेरेंटली, ओवरऑल एवरेज पता चलती है कि सब जगह का एवरेज क्या है। ये सब चीजें हैं। सर SWP क्या है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग कि SWP क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो SWP का मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। अगर आपको रेगुलर इनकम की जरूरत है, राइट, और एटलीस्ट आपको आपके पैसे विड्रॉ नहीं करना है, आपका कैपिटल विड्रॉ नहीं करना है आने वाले 5-7 ईयर्स तक, लेकिन उसमें से हर महीने आपको एक फिक्स इनकम की जरूरत है जो आपके घर खर्च के लिए, तो वो आप हाइब्रिड फंड्स के अंदर आप अपना SWP कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करके सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, तो हर महीने उसमें से आपके कुछ यूनिट्स रिडीम होते हैं, लेट्स से 6% या 7% का आपको SWP हम सजेस्ट करते हैं, तो वो 6% या 7% साल का हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली मंथली आपका एक फिक्स परसेंटेज या फिक्स यूनिट्स आपका हर महीने उसमें से रिडीम होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है एक फिक्स डेट पे। तो वो आपके मंथली एक्सपेंसेस के लिए या मंथली इनकम के लिए जो जरूरत है वो फुलफिल हो सकता है, और आपका जो कैपिटल है उसमें आपको एक एप्रिसिएशन भी मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि भाई मुझे हर महीने इनकम की भी जरूरत मेरी फुलफिल हो और जो मैं कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका ओवर अ पीरियड ऑफ 5-10 ईयर्स में एक थोड़ा ग्रोथ भी आ जाए, तो वो दोनों यहाँ पे नीड अपनी फुलफिल हो जाती है कि
कैपिटल की एप्रिसिएशन भी आ जाती है और एक फिक्स महीने की SWP से एक इनकम भी आ जाती है। ऑब्वियसली इक्विटी का रिस्क है यहाँ पे, बट हाइब्रिड फंड अगर आप लेते हैं तो रिस्क थोड़ा सा, इक्विटी अलोकेशन कम होता है तो वो रिस्क थोड़ा कम है, और आप अगर 6-7 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो वो रिस्क और कम हो जाता है, राइट। तो 6-7 ईयर्स में डिसेंट रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो FD में, फिक्स डिपॉजिट में या पोस्ट ऑफिस में जो रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करते हैं वो रिटर्न से एटलीस्ट 1% 2% रिटर्न्स आपके 6-7 ईयर्स या 10 ईयर्स डाउन द लाइन आपको एडिशनल यहाँ पे मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग आपका SWP और कैपिटल अप्रिसिएशन मिला के। सर इमरजेंसी फंड के बारे में भी क्वेश्चन है कि इमरजेंसी फंड क्या होता है और कैसे क्रिएट करना चाहिए हमको इमरजेंसी फंड। सो इमरजेंसी फंड जो है वो आपको हमेशा रखना चाहिए कि आपको कभी भी कोविड जैसे टाइम में आप घर पे है, आपकी जॉब में आपको 3 महीना कुछ इनकम नहीं मिल रहा है, या बिजनेस में इनकम नहीं है, लॉस है, या जॉब में सैलरी नहीं है, या कट आ रहा है, ऐसा कोई भी ऐसा सिनारियो अगर आता है तो आपके पास एक कॉर्पस होना चाहिए जो जिसमें से इमीडिएटली आपको पैसा मिल जाए। तो 3 months to 6 months का इनकम जो आपका मीन्स खर्चा जो है, महीने का खर्चा लेट से आपका 50,000 रुपीज है, तो 1.5 लाख से 3 लाख रुपए का आपका एक सेविंग जो है वो आपको म्यूचुअल फंड के ओवरनाइट फंड में या लिक्विड फंड में रखना चाहिए, कि कभी भी पैसा चाहिए तो आपको T+1 डेज में, T+1 वर्किंग डे में आपको आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो वो वहां पे आपका इक्विटी मार्केट का रिस्क भी नहीं लगता है, और आपको एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट के आसपास जो बैंक में रिटर्न्स बनता है उसके आसपास वो लिक्विड फंड में रिटर्न्स भी आपका बन जाता है। तो कोई वॉलेटिलिटी भी नहीं है, बट वो फंड हमेशा होना चाहिए, कोई भी इमरजेंसी आई तो वहां पे हमें वो काम में लगे। सर SIP चालू करने के लिए कोई एज लिमिट होता है क्या? एज से कुछ रिलेशन है उसका? नहीं, ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है। अपना माइनर चाइल्ड भी है, न्यू बॉर्न चाइल्ड भी है, उसका भी आप SIP चालू करवा सकते हैं, राइट। और लॉन्ग टर्म में आप वो SIP लॉन्ग टर्म कोई भी पीरियड के लिए लगा सकते हैं। ओके। और आपके पोर्टफोलियो के अंदर में मैक्सिमम कितने स्कीम रखने चाहिए, एक क्वेश्चन है सर। आप अपना पार्टनर के साथ बैठो, वही आपको गाइड कर सकते हैं कि कितने स्कीम्स रखने चाहिए, आपके नीड के हिसाब से वो नक्की करके बता सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस आप, कभी कभी लगता है कि मैं खुद एक एक्सपर्ट बन जाऊं इसके अंदर, बट जरूरत नहीं है। जो एक्सपर्ट है, जो फुल टाइम ये काम करता है, उससे ही सलाह ले, या एटलीस्ट उनसे चर्चा करें, इनफैक्ट वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस ले लिए हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो अपने एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर रिलेटेड है, कि हमारे जो इन्वेस्टर जो जुड़े हैं हमारे साथ में, वो अपने एडवाइज़र के साथ में एक बार बैठेंगे तो वो ज़्यादा बेटर क्लैरिटी से आपको आंसर दे पाएंगे। तो एक बार ज़रूर उनसे कांटेक्ट में आइए, और अपने जो भी आपके कंसर्न है, क्वेरीज हैं, वो आपको, जैसा कि अपूर्वा सर ने भी बोला कि उनके पास में वो टूल है, यूटिलिटी है, और वो एक्सपीरियंस है कि आपके हर एक क्वेरी का या रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो आपको उनके साथ में एक टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीटिंग के सेशन में भी अपूर्वा सर ने बोला कि आज का जो दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज न्यू ईयर है। तो न्यू ईयर में अपने एडवाइजर के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में बैठ के आप एक बेटर प्लानिंग करते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स ऑटोमेटिक वहाँ पे बढ़ते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट से जो रिस्क जुड़ा हुआ और रिस्क कम हो जाता है। तो एक बार जरूर अपने इन्वेस्टर, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में बैठिए, आपके दोस्त एडवाइजर जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। राइट। तो थैंक यू सो मच। आज करीब 1400-1500 इन्वेस्टर्स हमारे साथ थे, इतनी बड़ी संख्या में आज आप आए, और हम आशा रखते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया, और आप कुछ नए फाइनेंशियल रिजोल्यूशंस आज के दिन में लेने के लिए, आज या कल के दिन में लेने के लिए ये काम में लगे, right? So thank you so much for joining, and we really hope that this session helps. Right? Thank you so much, Mukhtar and Jaswinder, for Thank you, sir. Thank you. So this concludes our session. Thank you so much.